क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट आगे है ना, 10 मिनट थोड़ा आगे चले गए। तो अगले 1 घंटे के लिए कम से कम आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे से इंटरैक्टिव सेशन में रहे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं ना। हम लोग यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आए हैं। सबसे पहले तो हम ना ही कोई कोई डॉक्टर है यहाँ पे, ना ही कोई, हम एक वेलनेस कोच है ना। वेलनेस कोच का काम क्या होता है? एक सिंपली वेलनेस कोच का काम हमारे हेल्थ एजुकेशन के ऊपर और हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बात करना, बराबर। और उसके अलावा हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें आपको बतानी है, राइट। हम हमारे अनुभव से सारी चीजें हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की इंडिविजुअल स्टोरीज अलग है। और अगर मेरा आवाज कभी चला जाए तो मुझे हैंड रेज करके या मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे सुनना बहुत जरूरी है। आज मैं बात करूंगी, सब लोग सुनोगे। बढ़िया है सभी लोग? तो मुझे एक बढ़िया सा हार्ट दीजिए। और जिनके भी कैमरे ऑफ है ना, तो मैं क्या इसका क्या मतलब समझू कि मुझे सुनना नहीं है, कि या मेरा चेहरा पसंद नहीं है, या आपका चेहरा पसंद नहीं है मुझे, क्या क्या मैं समझू क्या? तो जिनके भी कैमरे बंद है तो मेक श्योर करें कि आपके कैमरे ऑन रखे। और वैसे बढ़िया लग रही हूँ मैं आज, सुबह सुबह कुछ अलग दिखते हैं, शाम को कोई अलग दिखता है। तो यही तो मैजिक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कि हमें हमारी लाइफस्टाइल को कैसे दिखाना है, ये समझ में आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम आपको इस रूप पे नहीं देखा। तो हमारे ना नारी के रूप बहुत है ना। उसमें से आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। मेरा नाम सुहासनी है। तकरीबन 8.5 साल पहले ये मैम बाहर हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, चलिए बाहर है तो सुनिए, लेकिन आप अंदर से दिल से सुनिए। तो डेफिनेटली तो मेरा नाम सुहासिनी है। तकरीबन 8 साढ़े 8 साल पहले ऐसे ही आपके फैमिली के जैसे मैं मिली थी मेरे कोच को। तब मुझे नहीं पता था इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब हेल्थ की रिजल्ट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं पता था। मैं थोड़ा मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी और हम लोग बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन में चले जाएंगे। 1 सेकेंड। यस, ये मेरा रिजल्ट है। तकरीबन 8.5 साल से मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरी जर्नी को अनुभव किया था। मैं आई थी मेरी सासू माँ के हेल्थ के लिए। सासू माँ की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। मेडिसिन कोई चालू नहीं थी, मेडिसिन के लिए हम नहीं आए थे। लेकिन कभी कभी होता है ना हमारे घर में, कि हम लोग, हमारे जो सीनियर्स होते हैं घर वाले, उनको ज्यादा कुछ सीरियस नहीं होता तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना। कुछ नहीं होता है डॉक्टर को, वो डॉक्टर को क्या समझता है, ऐसे वो उनके स्टेटमेंट रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। जब ज्यादा दिक्कत हुई, जब उनको जमीन पे बैठ के वो उठ नहीं पाई, तो उनको डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज किया गया। उनके जॉइंट्स, जो नी का प्रॉब्लम था वो ज्यादा सीवियर हो चुका था, उनको रातों रात ऑपरेट करना पड़ा। बट हमारी जर्नी चालू हो गई वो ऑपरेशन के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कुछ भी करके उनका वजन कम करिए, ताकि वो उनको आगे जाके नी रिप्लेसमेंट का दिक्कत ना आए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा अगर उन्होंने वजन कम नहीं किया। अभी टेम्पररी सोल्यूशन दिया है, उनका लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन किया है। बट अगर ये टेम्पररी रहेगा, इसके अगर वजन अगर उनके पैर के ऊपर या स्पाइन के ऊपर आ गया, तो शायद आगे जाके दिक्कतें आ सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करके उनका वजन का, कुछ ना कुछ करके क्या करना है ये नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर हमेशा बोलते ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर ना। हम लोग वो क्योर के ऊपर काम करते हैं ना, मेडिसिन के ऊपर। तो वो सही थे उनके जगह पे, लेकिन हमें उनका सोल्यूशन ढूंढना था। तो जहां पे चाहा है वहां पे रहा, मुझे मेरी सासू माँ के लिए सोल्यूशन मिला, ऐसे आपकी जैसी फैमिली। और फिर तभी समझ में आया उनके हेल्थ में जो बदलाव हुए। तब समझ में आया कि मैं भी बीमार हूँ, पर मैं बीमारी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना। मुझे लगता था कि आजू बाजू में जैसे लोग हैं वैसे ही लाइफ स्टाइल होती है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? किसी घर में किसी को दिक्कत है तो वही सेम दिक्कत आपको आ जाएगी, तो आपको एक सांत्वन मिल जाता है, यार मेरे जर्नी में इसका भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है। डायबिटीज आया, बीपी आया, चलो मुझे भी आने वाला। तो एक माइंडसेट था मुझे भी, कि मेरे पापा को कुछ चीजें हैं, मेरी माँ को कुछ चीजें, तो मुझे भी आने वाली, आज नहीं तो कल। तो वो माइंडसेट मैंने बना लिया था, तो वो मैं समझ नहीं रही थी कि ये मेरा बीमारी है। लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के बाद, सारी चीजें सही तरीके से करने के बाद, आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, है ना। तो बीमारी से आप बाहर निकल सकते। तो आपने जो मेरा रिजल्ट देखा, मैंने पहले 3 महीने में 15 kg का फैट लॉस किया था। अराउंड मैंने मुझे वुमेन्स प्रॉब्लम थे, थायराइड के प्रॉब्लम्स थे, पीसीओडी प्रॉब्लम थे। स्किन मेरा बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुद खुद से ही जाके मेडिसिन खरीद के लेके खाती थी, खुद से ही। मतलब मैं ही अपने शरीर का डॉक्टर बन चुकी थी। मुझे लगता था कि एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद वो मेडिसिन को कहीं तो डायरी में लिख के रखना है,
ताकि मैं अगली बार मेडिकल स्टोर में जाके उसकी दवाई खरीदूं। क्यों खाली फुकट डॉक्टर का पैसा देना है? और मैं पूरे फैमिली की डॉक्टर बन चुकी थी, क्योंकि मुझे सब लोग फोन करके पूछते थे, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको क्या दवाई दूं? तो मैं लिख के रखी हुई रहती थी, ये जाके उसको लेके आओ, ये ऐसा करती थी। तो बहुत रिस्की था, पर ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मुझे समझ में आया, हमें डॉक्टर की टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ सकती अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले जाए। तो आप देख सकते हैं, जो मेरा अभी का रिजल्ट मैंने शेयर किया था, वो मैंने दूसरी बार किया हुआ था। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया, 20 kg का फैट लॉस किया एट द एज ऑफ 44। अभी मैं बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रही हूँ, है ना। तो मुझे कोई भी डायबिटीज नहीं था। इसका मतलब ये कि आज मैं शुगर के बारे में बात करने वाली हूँ तो मुझे डायबिटीज है या मैं कोई डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं है। हम हमारे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम हमारे अनुभव से बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे फैमिली में 1 महीने से कितने सारे लोग जुड़े हुए, 1 महीने से, तो हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि 1 महीने से कितने सारे लोग ये न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। हैंड रेज करना है, पता? आपके बॉटम में देखो एक मोर ऑप्शन आएगा, वहां पे एक हाथ रेज हैंड करके बटन रहेगा, जिससे आपका ऐसा हैंड ऊपर हो जाता है। यस, परफेक्ट। तो 1 साल से बहुत सारे लोग, मतलब 1 साल से खा रहे, तो उनको खुद को बहुत सारे अनुभव रहेंगे, उनके फैमिली के कुछ अनुभव रहेंगे। तो आज के टॉपिक के रिगार्डिंग जिनको भी अनुभव आया है ना, उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने हैंड रेज करके उनको शेयर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉपिक के तरफ जाते हैं कि कितने सारे लोगों को पता है डायबिटीज नाम की बीमारी है। हैंड डाउन करिए, हमारे सुपर कोचेस हैंड डाउन करिए। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, डायबिटीज नाम की बीमारी या शुगर नाम की बीमारी कितने सारे लोगों को पता है? बस इतने सारे लोगों को पता है डायबिटीज? नहीं पता? ओके, चलिए, बहुत सारे कम लोगों को पता है। शुगर आता है, पता नहीं आप लोगों को? जैसे विनोद सर को पता है शायद से, राइट। शुगर है ना, घर में किसी को तो डायबिटीज हुआ रहेगा आपके आस पड़ोस में। तो बीमारी का नाम पता है, ये पता है कि आपको ये डायबिटीज होता क्यों है? किसी को जानकारी है इसके बारे में, डायबिटीज क्यों होता है? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। आज मैं आप इसके ऊपर ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा आज टॉपिक है ना, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आज के तारीख में डायबिटीज, ये बहुत सारे लोग, मतलब आप पहले तो बोल सकते हैं कि 50 साल पहले या 40 साल पहले हर, मतलब 4 घर के पीछे एक पर्सन होता रहेगा डायबिटीज का। लेकिन हमारे यहाँ पे आज हर एक घर में अगर 5 मेंबर है ना, उसमें से 3 को डायबिटीज होता ही होता है। तो आज थोड़ा जानेंगे हम ये डायबिटीज होता क्यों है और इसका ये कहाँ से आता है। तो डायबिटीज को जानने से पहले, शुगर को जानने से पहले हम लोग कुछ या इंसुलिन को जानने से पहले हम सारी चीजें समझेंगे कि ये सारी चीजें आती कहाँ से है ना। डायबिटीज आने के पीछे का रीजन क्या है? हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो शरीर का जो बोलते हैं ना बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, ये किस हिसाब से चलती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे मैसेंजर्स होते हैं जो काम करते हैं, राइट। अगर आपको एक जगह से कहीं और जाना है तो आपको कुछ ना कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चालू लगता रहेगा। कहीं पे साइकिल, किसी को चल के जाते हैं या किसी को बस से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पहुंचना है, किसी न किसी उद्देश्य से पहुंचना है। तो वैसे ही हमें हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है जिसको हर एक जगह पे पहुंचना रहता है। तो वो जो पहुंचाने का जरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बोलते हैं, हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स बहुत तरह, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग, जैसे कि थायराइड का हार्मोन होता है, या बॉडी में लेडीज का जो हमारा पीरियड साइकिल को नॉर्मल करता है उसका हार्मोन होता है। वैसे ही हमारे बॉडी के शुगर को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन को इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है इंसुलिन, राइट। तो ये इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है ना, इसका काम ही है। अभी इंसुलिन, ये तो थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज हो गया, राइट। अभी इंसुलिन को सादी सी भाषा में अगर बोलेंगे तो शुगर या ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज हम बोलते ना, ग्लूकोज चढ़ाया मुझे और मुझे फटाक से ताकत आई, है ना। मुझे बहुत वीकनेस फील हुआ, मुझे ताकत आई, है ना। ऐसा सुई चुबाने के बाद ताकत आ जाती है और फिर हम लोग 2 दिन तक अच्छे से काम करते हैं।
तो हमारे बॉडी में जो एडिशनल शुगर जब भी तैयार हो जाता है, ग्लूकोज जब भी आ जाता है, तो हमें बहुत सारे शुगर के प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन, उसी को अभी मैं इंसुलिन ये वर्ड को इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इंसुलिन ये हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से, हमारे यहाँ पे जो ब्रेन के पीछे एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, छोटी सी ऐसी ऐसी गुट्ठी जैसी रहती है चीज, वहां से सारी चीजें हार्मोन्स निकलना चालू हो जाता है। लेकिन ये हार्मोन्स को मैसेंजर कौन बनाता है? जो आप मुंह से जो भी खाना खाओगे, जो भी खाना खा रहे हो आप, हेल्दी या हम लोग लाइव फूड या डेड फूड ऐसे बोला जाता है। लाइव फूड मतलब जो जिंदा रहते हैं, जो ताजे रहते हैं, वो नेचर से आए हुए रहते हैं, नेचर से। और डेड फूड मतलब क्या? जो प्रोसेस फूड, जिसको इंसान ने बहुत सारे तोड़ मोड़ मरोड़ के बनाया हुआ है, वेरिएशन के साथ बनाया हुआ है ना, उसमें फ्यूजन किया हुआ है। लेकिन ऐसे सारी चीजें जो होते हैं उसको डेड फूड बोला जाता है, जो हम आज की तारीख में बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और ये हमारे बॉडी में इंसुलिन को काम पे लगा देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी के पैनक्रिया, स्वादुपिंड, अगर मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलूंगी, कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने की, तो हमारे जो हमारा पैनक्रिया रहता है, जिसको स्वादुपिंड, बहुत सारे वहां पे जूसेस तैयार होते हैं। जो हम लोग मुंह से खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में पास हो जाता है, और बॉडी में जाके वो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है, पेशी से बनी है ना, सेल से बनी हुई है। सेल्स के अलग अलग टाइप है। जैसे कि कौन से टाइप के सेल्स है हमारे पास? जैसे हमारे पास स्किन के सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, मसल्स के टिश्यूज होते हैं, उसके बाद हमारे ऑर्गन्स के सेल्स जो होते हैं, जैसे कि आप अलग अलग बोन्स के भी सेल्स होते हैं। तो हर एक सेल्स के अपने अपने काम है ना। तो हमारे सेल्स के काम क्या होने चाहिए कि, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन को 3 हिस्सों में ही काम रहता है। पहला कौन सा? फैट सेल्स को डेवलप करना, मसल सेल्स को डेवलप करना, और लीवर सेल्स को डेवलप करना। ये बेसिकली हमारे इंसुलिन का काम है। वैसे अलग अलग हॉर्मोन्स के अलग अलग काम रहते हैं, बहुत सारे अलग है। तो आज हम लोग उनके ऊपर बात नहीं करने वाले, हम स्पेसिफिकली हम लोग इंसुलिन के ऊपर बात करने वाले। जैसे मैंने आपको बोला कि फैट सेल्स के लिए भी इंसुलिन की मदद होती है। जब हम लोग बहुत ज्यादा क्रेविंग पे चले जाते हैं ना, हम लोग 2 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाते, कुछ होता है क्या हमें? अगर 4 दिन आपको खाना नहीं देंगे तो कुछ होगा आपको? कुछ नहीं होता आपको, है ना। तो कुछ नहीं होता। मेरी लड़की बोलते मैं नहीं करूंगी ऐसा, मैं खाना खाऊंगी। तो 3 दिन 4 दिन अगर आपको खाना नहीं देंगे तो कुछ नहीं होता। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं ना, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज भरा पड़ा रहता है ना। तो वो ग्लूकोज इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फैट सेल्स के अंदर भी हमारा ग्लूकोज स्टोर रहता है। मसल्स में हमारे, जब हम लोग मसल मास गेन करते हैं तो वहां पे भी हमारे सेल्स इंसुलिन को यूज इस्तेमाल करते हैं, लीवर में। तो ये सारी चीजें हमारी जो इंसुलिन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अभी ये सारी चीजें होने का जरिया कौन सा है? सेल, कोशिकाएं। कोशिकाएं हमारे शरीर में बहुत सारी है, जैसे ब्लड सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, स्किन सेल्स है, जैसे मैंने आपको बोला मसल सेल्स है। तो अलग अलग सेल्स अपना अपना काम करता है। तो मुंह से हम जो भी खाना खाते हैं, तो वो उसमें अगर न्यूट्रिशियस है तो वो न्यूट्रिशन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना। जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जिसकी शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। माइक्रो मतलब बहुत कम मात्रा में लेकिन जरूरत होती है। अगर वो अभी नहीं देंगे तो हम जब भी हमारी हमारी एजिंग में चले जाएंगे तब वहां पे दिक्कतें हमें समझ में आती है। तो हमें ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और ये सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स, ये एक सर्कल फॉर्म में रहता है, और उसके बहुत सारे आजू बाजू में क्राउन की तरह रिसेप्टर्स लगाए हुए रहते हैं। मतलब क्या? ऐसे जैक लगाए हुए रहते हैं। अगर आपने देखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फोन है, राइट, ये फोन के नीचे एक जैक है, राइट, यहाँ पे एक जैक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं? आप चार्जिंग कॉर्ड को इम्प्लांट करते हैं, लगा के फिर आपको चालू करते हैं फोन को। तो हर एक का जैक सेम होता है क्या? मोबाइल का अलग अलग रहता है। तो हर एक के चार्जर का जैक अलग है, बिकॉज उसका वो कैपेसिटी लेता है हर एक का चार्जिंग का वोल्टेज लेने का, है ना। वो इसके लिए हमें वो अलग अलग चार्जर पॉइंट हमें वहां पे मिलते हैं। तो वैसे एग्जैक्टली हमारे सेल के इर्द गिर्द बहुत सारे जैक रहते हैं। कौन से जैक रहते हैं हमारे सेल के इर्द गिर्द? तो हमें, जैसे कि आप रिसेप्टर सेल्स, जैसे स्किन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्किन न्यूट्रिशन ले रहे,
सी विटामिन ले रहे हैं, तो हमारे सेल के ऊपर ऐसा एक जैक है जो स्किन के न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा। अगर आप प्रोटीन वाला खाना ले रहे हैं सेल्स में से, अगर तो सेल का काम है जो प्रोटीन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन का जो न्यूट्रिएंट होता है वो लेने के लिए वो जैक काम करता है। तो ऐसे अलग अलग जैक होते हैं जो काम करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के इसके ऊपर वर्क करने के लिए। तो ये जैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैक मतलब रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बहुत ही वर्स्ट काम कर सकते हैं। अगर आप सेल्स का इंटरेक्शन आपके बॉडी के ऑर्गन से कराने के लिए, मतलब यहाँ से मुझे कहीं पे फोन करना, अगर मेरा नेटवर्क ही नहीं है तो मतलब है क्या मुझे बात करने का? नहीं है। तो इसलिए मुझे ये सेल रिसेप्टर्स सही मायने में काम करना बहुत जरूरी होता है। इसी को ही डायबिटीज माइल्यूट्स करके भी बोला जाता है। तो हेल्दी जो माइल्यूट्स होते हैं डायबिटीज के, जहाँ पे देवान घेवान सही तरीके से होती है, जो रिसेप्टर सही तरीके से काम करते हैं, जो इंसुलिन का काम होता है वो सही तरीके से होता है। लेकिन अगर कहीं पे अगर ये इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, बॉडी हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो तैयार ही नहीं होता है किसी के बॉडी में, तो उसको डायबिटीज टाइप 1, ऐसा डायबिटीज टाइप हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा वजन कम होने की दिक्कत होती है ना? कभी सुना रहेगा डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 1 हुआ है। इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है कि इसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन ही तैयार नहीं होता, जिसके वजह से बॉडी ग्लूकोज ही नहीं प्रोड्यूस करती, वो डायरेक्टली फ्लश हो जाता है। जो भी खाना खाते, सुना रहेगा कोई इंसान बहुत दुबला पतला रहता है, खाना तो खाता है चार चार इंसानों वाला, लेकिन उसकी शरीर में उसका वजन ही नहीं बढ़ता है ना? कोई वेट गेन वाले अगर यहाँ पे रहेंगे तो शायद वो रिलेट करते रहेंगे, तो यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि उनको डायबिटीज टाइप 1 है। तो डेफिनेटली उनका बहुत ज्यादा वो अंडरवेट में चले जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वही काम नहीं करते। और ये रिसेप्टर्स दिखने में कैसे रहता है? आपको लौंग पता रहेगा, लौंग, तो लौंग के ऊपर जैसे वो ऐसे नींबू के ऊपर लगा देंगे, है ना? नींबू के ऊपर अगर लौंग लगा देंगे एग्जैक्टली हमारा सेल और सेल रिसेप्टर वैसे ही दिखता है। अगर आप मान के चलिए कि लौंग के ऊपर का जो सर्कल होता है वो चला गया, तो क्या लौंग का बेनिफिट आपको मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही रहता है। तो वो जो ऊपर का रहता है लौंग के ऊपर का वो रिसेप्टर्स चला जाता है जब भी डायबिटीज टाइप 1 होता है, और ये ज्यादा करके बच्चों में पाया जाता है। जो किड्स रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको पाया जाता है। डायबिटीज टाइप 2 जो होता है ये बेसिकली बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आपको ये हर घर में आजकल मिलेगा डायबिटीज वाला पेशेंट, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन ये सही मात्रा में काम नहीं करता। मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रोसेस समझेंगे कि यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में डायबिटीज 2 टाइप वाले लोग हैं। कितने लोग हैं? अगर इंडिया का स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन के हिसाब से निकालेंगे हम लोग, तो अगर आप मान के चलिए 77 मिलियन लोगों को लाख में अगर करेंगे हम लोग, तो कम से कम करोड़ में करेंगे तो 7.5 लाख करोड़ लोगों को डायबिटीज टाइप 2 है। वेयर एज डायबिटीज टाइप 1 कम से कम 25 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ इतने लोगों को डायबिटीज टाइप 1 है। लेकिन आपको बोलूं मैं डायबिटीज टाइप 2 ये हम कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन डायबिटीज टाइप 1 हम लोग कभी भी क्योर नहीं कर सकते। ये बहुत दिक्कत में रहता है। तो ये बेसिकली बच्चों में पाया जाता है ज्यादा करके। तो ये आप मान के चलिए ना, उनको छोटे छोटे बच्चों को ही बहुत कम उम्र में ही 6 से 7 महीने के भी बच्चों को डायबिटीज के इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, राइट? और जिसकी वजह से उनके पूरे ऑर्गन सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। अभी ये चैलेंजेस अगर आएंगे तो आप मान के चलिए वो बच्चा क्या खाएगा? आप जैसे कि मैंने केस देखा था हमारे यहाँ पे एक 4.5 साल का बच्चा, मैं कभी गाँव में गई थी, तो वो बच्चा चाय के बदले पानी में चपाती को डूबे डुबो के नाश्ता कर रहा था। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बोला ये पानी में डुबो के क्यों खा रहा है ना? तो तभी मुझे पता चला कि उसको डायबिटीज टाइप 1 है। तो मैं कि अरे कैसे डायबिटीज हुआ। बट अभी ये रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो डायबिटीज टाइप 2 बहुत कंट्रोल में कर सकता है, बट आप डायबिटीज टाइप 1 के लिए हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो अभी हम थोड़ा बात करेंगे कि ये जो इंसुलिन हम जो हार्मोन ये काम कैसे करता है। जब हम मुंह से खाना खाते हैं और जब हम खाने को डाइजेशन प्रोसेस में डालते हैं ना, जब आप मुंह से जाने के बाद आपकी फूड पाइप से वो अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद हमारा जठर अग्नि जो रहता है, हमारा जो स्वादुपिंड रहता है,
उसके अंदर जाता है, लेकिन उसके बीच में एक प्रोसेस होता है जो इंसुलिन हार्मोन काम करता है, उसको वो न्यूट्रिएंट को डिवाइड करने का काम करता है, ग्लूकोज को बनाने का काम करता है। जैसे कि ग्लूकोज को सिंपल सी भाषा में और भी बोलते हैं कि ऊर्जा, ऊर्जा देता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कम वोल्टेज आ रहा है अगर लाइट आपके घर में, तो क्या होगा, लाइट जलेगी भी और थोड़ा जाएगी आएगी भी, तो एग्जैक्टली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। मतलब क्या, आप बॉडी को पैनक्रिया के अंदर जितना ग्लूकोज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाई कार्ब्स पे चले जाते हैं, आपके शरीर के जरूरत के हिसाब से आप खाना नहीं खा रहे, आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वाले या हाई कैलोरी वाले फूड खा रहे हैं ना, जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, अनइवन मील ले रहे हैं, मतलब अभी खाना खाया वापस से 2 घंटे के बाद जस्ट आपको पसंद है करके खा रहे, माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे, सोच समझ के नहीं खा रहे कोई चीज को, तो बॉडी क्या करती है, बार 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 बार। आपको मैं बता दूं, अगर आपने खाना अभी खाया है आधे 1 घंटे पहले, और अगर वापस से एक चिप्स का टुकड़ा बच्चे को खिलाते खिलाते मुंह में डाल दिया, वापस से 40 मिनट लेता है आपके इंसुलिन को वापस से प्रोड्यूस करके उसको पहुंचाने के लिए, भले वो एक चिप्स का टुकड़ा होने दो। तो हमारी बॉडी हमेशा काम में लग जाती है उसका, उसको पता नहीं कि एक निवाला है कि 10 निवाले है कि पूरा थाली भर के खाना है, तो वो हार्मोन है ना काम पे लग जाता है इंसुलिन प्रोडक्शन के। इसलिए हमें बोला जाता है कि आपको एक माइंडफुल ईटिंग करना है और आपके मील के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको खाना है। जब ये हम बॉडी में डालते हैं ना ये इंसुलिन को, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेल्स अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे, है ना, उसके रीजंस बहुत होते हैं कि सेल्स हमारे अनहेल्दी भी होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन हमारे बॉडी में जाते हैं। हम अब इतने सारे फोन्स गैजेट हमारे आजू बाजू में, जिसमें से मोबाइल से रेडिएशन पास होता है, ब्लू लाइट से हम लोग गुजर, आपने देखा रहेगा पहले के जमाने में कि हमारे जो दादी दादा थे या हमारी जो जूनी पीढ़ी थी, वो लोग खाना 6:30 बजे तक खा लेते थे। गांव में अगर देखा जाएगा, क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि अंधेरा हो जाता था, लाइट नहीं होती थी, या कीड़े मकोड़े आते थे, या बहुत सारी चीजें होती थी, है ना। तभी क्या करते थे, जल्दी खाना पकाओ खा लो, खाने के बाद तो इतना थक जाते बेचारे वो फिजिकल एक्टिविटी से कि वो नींद लग जाती थी, और उनकी सुबह सुबह नींद भी खुल जाती थी। लेकिन आज की तारीख में ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारी लाइट्स हमारे आजू बाजू में है, हम लोग चकाचौंध लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हमारे घर में बहुत सारे रेडिएशन वाली चीजें, एक घर में दो, एक इंसान के दो दो फोन्स है, लाइक वाईफाई कनेक्शन है, हम जहाँ ऑफिस में जा रहे हैं वहां पे एसी वाले माहौल में बैठ रहे हैं। अब एसी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सरवाइव होता है, जो किसी को सर्दी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है, तो वो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया निकलते हैं ना, वो ये ठंडे माहौल में ज्यादा लंबे समय तक रहते। तो आप सोचिए ना, वो सारी चीजें आप सांस ले रहे, वो सारी चीजें कर रहे, इनहेल कर रहे, खा रहे, उसको अगर डेली बेसिस पे डिटॉक्स नहीं कर रहे, मतलब फ्लश आउट नहीं कर रहे, निकाल नहीं है शरीर को उसको, तो वो शरीर में बचे हुए जो सेल्स होने होते हैं ना, उसको ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब उसको उसका क्वालिटी खत्म करना चालू कर देगा, उसको खराब करना चालू कर देगा, जिसके वजह से हमारे सेल्स का जो काम होता है न्यूट्रिशन को लेने का, वो सही तरीके से होता नहीं है। और जिसके वजह से अगर सेल सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारा इंसुलिन भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। तो ये रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से हमारा इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होता। आप देखिए अभी बहुत सारे लोग, हम लोग गेहूं खाते हैं, राइट, गेहूं तो ऑलमोस्ट सभी के घर में चपाती बनती है। लेकिन आप सोचिए, अभी मैं पूरा पूरे लोग जो ओल्ड लोग थे उनकी बात कर रही थी, क्या उनके टाइम पे रोज चपाती बनती थी गेहूं की, बनती थी? आप अगर आपके अगर पहले माता पिता या आपके जनरेशन को याद करिए, जो अभी जो 80s 90s या 70s वाले लोग रहेंगे, उनको थोड़ा बहुत तो लाइफस्टाइल मिला अच्छा वाला, तो सवाल क्या आता है कि ये चपाती हम लोग क्यों खाते हैं अभी आज के तारीख में? उसका रीजन क्या है? एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं और फिर वो बेल लेते हैं। आजकल तो आटा भी रेडीमेड मिलता है, बराबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के जमाने में जो आटा हम लोग बनाते थे घर में, आटा चक्की पे, या क्या बोलते हैं उसको, हमें हम कहते जाता, बोलता जाता जाता, तो उसपे जो हैंडमेड जो चक्की रहती थी उस पे करते थे, उस पे रफे ज्यादा रहते थे ना, जवस जो रहता था जो गेहूं के साथ आता था, चावल के साथ, तो उसके साथ रोटी बनती, तो रोटी भी कड़क होती थी, चपाती भी कड़क रहती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर 2 दिन की चपाती भी खाएंगे ना,
तो आपको नरम मिलेगी। और हमें लगता है बहुत नरम नरम चपाती खा रहे हैं, कितना बढ़िया है ना, तो दो के बदले चार भी चली जाती है। तो है ना, मुंह को थोड़ा सा अच्छा लगता है तो चबा भी जल्दी निगल भी जाते। तो गेहूं इसलिए वो सिंपलिसिटी से अवेलेबल हो रहा है। दूसरी चीज, गेहूं गेहूं के अंदर ग्लूटन है। ग्लूटन मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस होता है जो चिपचिपापन, लौचिकता देता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देता है चीजों को, जिसलिए उसको बेलने के लिए आसानी देता है। तो बेसिकली ये जब हम गेहूं खाते हैं ना पेट के अंदर, ये हमें कहाँ दिक्कतें देता है पता है? कि जब वो गेहूं के अंदर ग्लूटन होता है, और वो ग्लूटन है ना, बहुत ज्यादा रिडिकुलस, मतलब बहुत ज्यादा हार्म करता है आपके शरीर को। क्योंकि अगर आप गेहूं को शरीर में डालते हैं, तो एक ये सबसे बड़ा सोर्स है आपको शरीर को ग्लूकोज देने का। ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज का मतलब भी ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब भी शुगर, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो उसका कन्वर्जन शुगर में हो जाता है। तो ये रिलेट करना सीख लीजिए कि ग्लूकोज जब भी मैं बोलूं, जब भी मैं शुगर बोलूं, ये जब भी मैं इंसुलिन बोलूं या ऊर्जा बोलूं, तो ये शब्द एक दूसरे से रिलेट करे। तो गेहूं ना अपने बॉडी का, शरीर का सबसे बड़ा सोर्स है ग्लूकोज देने का। और जिसके वजह से हम लोग अगर दो रोटियां भी खाते तो भले कैलोरी कितना जाए, बट ग्लूकोज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए ग्लूकोज ऐसा खाना हमारे शरीर को चाहिए जो कम मात्रा में शुगर तैयार करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो खाने का उच्चांक 0 से लेके 57 के बीच में है, वो खाना हमें लो जीआई में आता है। मतलब वो कम ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है, जैसे चाहिए जरूरत है वैसे हमारी बॉडी बनाती है और उसको यूटिलाइज करती है। लेकिन वेर एज अगर वो हम जैसे कि सुबह सुबह 7 बजे कोई रोटी सब्जी खाने बैठेगा, तो मान के चलिए सुबह हमारे शरीर की जरूरत ही नहीं है इतनी, हमें इतनी ऊर्जा शरीर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी सूरज के ऊपर चलती है। तो हमें हमें समझना है कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या अगर मैं बहुत छोटे से कमरे में रह रही हूँ, तो मुझे 400 वोल्ट का बल्ब लगने वाला है क्या? बहुत ही छोटे से कमरे में मैं रह रही हूँ, है ना, बहुत छोटा सा कमरा है, बहुत ज्यादा लाइट अगर हेलोजन का लाइट उसमें ऊपर डाल दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको गर्म होना चालू हो जाएगा, पसीने छूटेंगे, आपको अनइवन फील होगा। एग्जैक्टली सुबह सुबह जब हम खाना खाते हैं ऐसा हाई जीआई वाला खाना, तो हमारी बॉडी इंस्टेंटली ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से हमारे ऑर्गन्स वो काम करके थक जाते हैं और हमें नींद आती है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग रात की नींद लेने के बाद भी जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं, अगर वो हाई कैलोरी वाला नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनको पूरा जर्नी में उनको ऐसा नींद आती रहती है, उनकी पलक झपकती है। तो मुझे ये बचपन में बहुत सवाल आता था, ये खाना खाने के बाद आलस क्यों आता है? तो उसका जवाब मुझे अब जाके मिला, है ना, अब जाके। तो जितने साल चले गए उतना साल तक तो अपनी आपके सवाल होने जरूरी होते हैं। अगर सवाल नहीं रहेंगे तो इंसान मतलब बोलते हैं ना, सीखता भी नहीं और करता भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे सेल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वीक हो जाता है, क्योंकि गेहूं के अंदर जो ग्लूटन होता है जो हाई कैलोरी भी प्रोड्यूस करता है, वो आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई चीज आपने छन्नी है, आपके घर में छन्नी तो सबके पास रहेगी, जिसमें चाय छानते हैं या जो भी आटा छानते हैं। मान के चलिए उसके ऊपर गेहूं का आटा चिपका दिया, उसकी हल्की सी परत चिपका दी, और आप कुछ छानने की कोशिश करोगे, क्या वो होगा? क्या वो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो चिपचिपापन था वो छन्नी के ऊपर जो पोर्स थे, छोटे छोटे छेद थे, उसके में जाके अटक गया। एग्जैक्टली जब हम फूड पाइप से जो भी खाना खाते हैं, फूड पाइप से चला जाता है मुंह में, फिर वो जब हमारे इंटेस्टाइन में चला, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में चला जाता है, तो छोटी आंत का जो अंदर का सरफेस रहता है, कम से कम 30 फीट का ही हमारा पाइप है। आप मान के चलिए 30 फीट के पाइप में सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम चलता है। मतलब जब पैनक्रिया में भी खाना जाएगा, उसका ग्लूकोज जाएगा, फिर वो वापस से हमारे छोटे आंत से वो पास होके फिर सारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचने का काम करेगा वो। ये सिस्टम होता है। पर अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसके इंटेस्टाइन के अंदर के परत में आपके फिंगर्स के तरह तरह ऐसे दिख रहे मेरे फिंगर्स की तरह, वहां पे एक पार्टिकल्स रहते हैं जिसको विलाइज बोला जाता है, जैसे ऐसे 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 काम करते रहते हैं। अगर ये इसके ऊपर गोंद की तरह चिपका दिया, इसको चिपका दिया एक जगह पे, तो क्या वो काम करेंगे? वो कहाँ से, उसका मुंह बंद कर दिया आपने, तो वो कहाँ से खींचेंगे न्यूट्रिशन को?
राइट। तो ये विलायस का काम क्या होता है, ये अपने अंदर के जो इंटेस्टाइन के जो पाइप्स रहते हैं उसमें से वो खींचने का काम करता है। जैसे कि स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज में अगर ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है तो और क्या खींचेगा वो बेचारा, राइट। तो वो स्पॉन्ज आपको सूखा रखना या टाइम टाइम से उसमें से निकाल देना वो जरूरी होना है। अगर वो स्पॉन्ज के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी कोटिंग चले हुए हैं तो आपके अंदर जो शुगर प्रोड्यूस हुई है, जो ग्लूकोज पैनक्रिया ने तैयार किया है, वो पैनक्रिया क्या बोलेगा, मुझे जितना जरूरत था मैंने ले लिया, मैंने इंटेस्टाइन में पास कर दिया, छोटी आंत में पास कर दिया। अभी बॉडी में जिसको जिसको जो जो ऑर्गन्स की जरूरत है न्यूट्रिशन की, वो ले ले। ये ले ले कौन लेने वाला है, तो अलग अलग टाइप के सेल्स, जो मैंने बोला था कि स्किन सेल्स है, ब्लड सेल्स है, बोन सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है हमारे पास। ये अलग अलग सेल्स आपके बॉडी से ग्लूकोज खींचने का काम करती है, राइट। ये खींचने के बाद ही आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये एब्जॉर्प्शन अगर सही तरीके से नहीं होगा, अगर ये आप मान के चलिए मैदे की चीजें या बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, या आप झूठन वाली थाली में ही कल दूसरे दिन खाना खाएंगे क्या, आपने एक अगले दिन खाना जिस थाली में खाया उसी में रख के खाते हैं क्या, या दूसरे टाइम उसी खाए हुए थाली से किसी और को परोसते हैं क्या, तो नहीं, हम लोग उसको क्लींस करते हैं। तो आपकी बॉडी डेली बेसिस पे क्लींजिंग होना जरूरी है, इसलिए हमें हमारा जो हम हमारी जो सुबह की चाय बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक, उसको रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके बॉडी को क्लींजिंग करने का काम करता है। वो क्लींस हो जाएगी, सफाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में से एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा। तो ये होता है। बट जब भी पैनक्रिया बोलता है इतना ज्यादा ग्लूकोज मेरे दरवाजे पे आया, मतलब वो सेल्स के दरवाजे पे आया, अभी वो सेल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी वो बोल रहा है यार ये कितने सारे लोग चीजों को मैं अंदर एकदम से कैसे लूं, तो मुझे जितना जरूरत है मैं उतना ही लेता हूँ, और बाकी का बचा वो फिर क्या करेगा, वो खून में रुकाएगा। जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो खून के सेल्स होते हैं उसमें जाके वो ग्लूकोज जाके जमा हो जाएगा। तो जब हमारे खून में ग्लूकोज आ जाता है तो हमें डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा हाई डायबिटिक हमें बोला जाता है, डायबिटीज आ जाता है। तो बाय द वे डायबिटीज ये सभी को रहता है, शुगर ये सभी को रहता है। शुगर के बिना हम जिंदा, ऊर्जा सभी को चाहिए ना, ऊर्जा सभी को चाहिए। बट जब ये प्रमाण से कम हो जाती है या प्रमाण से बढ़ जाती है तो हमें ये दिक्कतें आती है, हमें डायबिटीज टाइप 1 या डायबिटीज टाइप 2 आ जाता है। तो यहां तक सबको समझा ये डायबिटीज क्या है, नोटिंग करेंगे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये होता है डायबिटीज, बहुत ही सिंपल सी भाषा में। पैनक्रिया के ऊपर आपने प्रेशर दे दिया, आपके स्वादुपिंड के ऊपर आप सही सही मायने में खाना नहीं खा रहे हैं, सही कैलोरी के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली, आपके ब्लड में शुगर जमा होगा और आपको डायबिटीज देगा। अभी डायबिटीज आने के बाद, अभी डायबिटीज सबसे पहले तो टाइप क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीजों, अभी मैंने कंसेप्ट तो आपको समझा दिया। थोड़ी हाईलाइट में बात करेंगे कि डायबिटीज के टाइप कौन से होते हैं ना। जब भी हमें डायबिटीज आता है हमें लगता है, इसके भी सिम्टम्स हमें समझ में आता है कि बार बार पसीना आता है, हमारे भूख लग रही पे हाथ पैर कांपते हैं, जिसको भी डायबिटीज है उनको पता लगा ही रहेगा कि बार बार भूख लगती है, बहुत ही बॉडी शिवर करती है, पसीने छूटते हैं, पंखे के नीचे बैठेंगे तो भी पसीने छूटते हैं, बार बार यूरिन को फील होता है, यूरिन आने को लगता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके समझ में आता है कि डायबिटीज के सिम्टम्स है। अभी यहाँ पे बॉडीज के ब्लड शुगर के टाइप्स है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर है, जब आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि आपको चेक करना है तो आप किस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर है जिसको एफपीबी बोला है, बेसिकली ये ग्लूकोज लेवल 8 से 12 घंटे के फास्टिंग के अवर में किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है पोस्ट प्रेनेडियल, मतलब क्या, ये खाने के बाद किया हुआ होता है। मतलब आप जब भी खाना खाते हैं खाने के बाद इमिजिएटली 1 से 2 घंटे के खाने के बाद इसको शुगर को दिया जाए। तो जिसको भी डायबिटीज चेक करना है वो प्री और पोस्ट, मतलब आपको फास्टिंग वाला खाली पेट जब से 8 से 12 घंटा कुछ खाया नहीं है ऐसा जाके ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद खाने के बाद वापस से 1 से 2 घंटे के बाद आप शुगर को टेस्ट करा के आपको चेक कर सकते हैं। फिर एक रैंडम ब्लड शुगर भी होता है जिसको मेजर ग्लूकोज लेवल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बार बार बोलते हैं कि आप जब भी कोई खाना खाते हैं तो आप एक ग्लूकोमीटर आता है, शुगर को डायबिटीज को मेजर करने के बहुत सारे आपको
जरिए मिलेंगे, ना मॉनिटरिंग टूल मिलेंगे। कौन से मिलेंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो उससे आप रैंडम ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हो एनी टाइम। जैसे अभी मैंने कुछ खाया है और मुझे चेक करना है कि मेरी बॉडी कितना जल्दी कितना ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रही है, तो वो मेजरिंग टूल से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा हीमोग्लोबिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि पैनक्रिया के अंदर अगर ग्लूकोज जाके रुक रहा है, उसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कुछ बाइल गैसेस तैयार हो रहे हैं, बाइल एसिड तैयार हो रहा है, उसके बाद वो पास हो रहा है इंटेस्टाइन से, ये सारा प्रोसेस तो समझ में आया। बट जो बचा है, जो सामान बचा है, वो खून में जाके रुका हुआ है ना, वो खून में वो फिर खून गाढ़ा होना चालू हो जाता है। शुगर सिरप की मैंने अभी भी उदाहरण दिया कि अगर गुलाब जामुन का छांचनी अगर किसने बना देखा रहेगा तो बहुत चिपचिपा होता है। एग्जैक्टली वो शुगर अगर ब्लड में जाके रुके तो वो चिपचिपा होना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से आपको आगे जाके हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। डायबिटीज तो होता ही है, हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हीमोग्लोबिन A1C, A1C नाम का ये ब्लड टेस्ट होता है, जिससे आपको डायबिटीज का लेवल समझ में आता है, जिसको हम लोग HbA1c भी बोला जाता है। ये आप हर 2 से 3 महीने में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल में है और आपको डायबिटीज फ्री होना है, मतलब डायबिटीज रेगुलर लेवल पे लेके जाना है, तो आपको ये हर 2 से 3 महीने में आप इसको चेक कर सकते हैं। राइट। अभी ये जैसे कि मैंने बताया कि इसके मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे समझेगा हमें डायबिटीज है कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आप कहीं पे नोट डाउन करके रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कि नॉर्मल शुगर, जो ऑर्डिनरी पर्सन, जैसे मुझे डायबिटीज नहीं है तो मेरा जो एफबीएस मतलब क्या, फास्टिंग ब्लड शुगर मेरा कितना होना चाहिए, कम से कम 70 से 100 के ढाई ढाई लीटर के अंदर होना चाहिए, एमजी के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद प्री डायबिटिक जो जो नॉर्मल जो प्री पोस्ट वाला रहता है वो 140 के अंदर, है ना, 140 के अंदर, 100 और 140 के अंदर होने चाहिए। फिर उसके बाद जो HB1C होता है मेरा, वो कितना होना है, 5 से 5.5 के दरमियान परसेंट में मेरा हो रहा जरूरी। अगर आप किसी का कोई ब्लड रिपोर्ट अगर चेक करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें आती है। आपको हीमोग्लोबिन लेवल समझ में आता है ना, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कितना होना चाहिए, आपका कम से कम हीमोग्लोबिन लेवल आपका 11 होना चाहिए हेल्दी के लिए, ब्लड सेल्स हेल्दी होने चाहिए। तो ये है नॉर्मल लोगों का। जो जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना, उनका प्री डायबिटीज मतलब क्या, 3 महीने पहले आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है, यार मुझे रात में बहुत बार यूरिन हो रहा है, पंखे के भी नीचे बैठ रही तो भी स्वेटिंग हो रहा है, कुछ हरकतें हमें थोड़ी बहुत समझ में आती है और हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, यहाँ पे हमें अभी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हर 3 महीने में इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एफबी है जो फास्टिंग वाला है, वो 100 से 125 के दरम्यान अगर आ गया तो आपको, आप प्री डायबिटिक हो रहे, है ना, 100 के ऊपर आ गए आप, और बोलते रहे 100 और 120 के अंदर आ गए आप, तो आप समझ सकते हैं कि आप डायबिटीज के तगार में आप खड़े हैं, जिसको प्री डायबिटीज मतलब हुआ नहीं है पर है, होने के चांसेस अभी चालू हो गए आपको। तो पोस्ट में कितना है, 140 से 200 के बीच में। ये अगर आपका निकल रहा है, अगर आप जैसे कि अभी अभी मैंने बात किया था कि जैसे कि हमारा उम्र हो जाता है कि हमें ये सारी चीजें देखनी जरूरी होती है ना। आपको हर 6 महीने में आपको जाके डॉक्टर से आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके ट्राइग्लिसराइड जो होता है बॉडी के, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारे चेक करने जरूरी होते हैं, ये मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। जैसे आप ऑयल इंजन गाड़ी का चेक करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, एग्जैक्टली हमारे बॉडी का भी मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। और जो डायबिटीज वाले लोग होता है वो उसके आगे के दगार में। तो ये आपको स्टेटिस्टिक्स समझ में आना है, ताकि अगर आप किसी रीजन की वजह से ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो समझे। तो डायबिटीज कौन से लोगों को होता है, जैसे कि उसका फास्टिंग शुगर 120 के ऊपर चला गया, 120 200 के बीच में चला गया। और पोस्ट वाला जो होता है खाने के बाद वाला, वो कितना होता है, 200 के ऊपर चला गया, 200 या 200 के ऊपर, उसका HB1 कितना है, 6.5 के ऊपर चला गया। पर तो ये जो स्टैटिस्टिक होता है ना, ये समझना जरूरी होता है हमें। अभी ये ग्लूकोज को हम घर बैठे भी मॉनिटर कर सकते हैं, तो बहुत सारे टूल है ऐसे, जैसे ग्लूकोमीटर मिलता है आपको मेडिकल स्टोर में, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके भी मिलता है। आप मेडिकल प्रोफेशन से भी जाके, आप जैसे कि कुछ लेबोरेटरी रहती है वहां पे जाके भी आप वो पैकेज रहता है उनका हर 6 महीने का, साल का, आप वो भी बुक कर सकते हैं। वो आके आपको रिमाइंडर देते हैं कि वो घर पे आके आपके ब्लड टेस्ट लेके जाते, रिपोर्ट लाके देते हैं।
तो अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके घर वालों का ध्यान देना, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योर है ना, तो आपको क्योर में नहीं जाना है, मेडिसिन पे नहीं जाना है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा शुगर के भी टाइप है अलग अलग जो हम खाना खाते हैं। आपको क्या लगता है खाना मीठा खाने से ही शुगर आता है? नहीं, आपको शुगर अलग अलग तरीके से, हम तीखा भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, कड़वा भी खाएंगे, तो सब सब चीजें से शुगर। इनफैक्ट मैं आपको बोलती हूँ, आप कुछ खाएंगे नहीं तो भी शुगर आने वाला है। मतलब जो ये एस फैक्टर होता है ना, एस जो शुगर है ना, वो दो एस फैक्टर से ज्यादा आता है ना। मतलब जो डायबिटीज होता है वो दो दो चीजों से बहुत जल्दी आता है। सबसे पहले तो शुगर से आता है, और दूसरा आता है स्ट्रेस से आता है, स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार करती है जो हमारे शरीर की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेस हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा बीमारी देने वाला जरिया बन चुका है। आप कुछ खाते भी बहुत सारे देखे रहेंगे, किसी को कोई व्यसन नहीं रहता, किसी की जो गलत आदतें नहीं रहती, फिर भी उनको कभी कभी डायबिटीज या कैंसर जैसी या हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन होता है, अगेन यहाँ पे एक हार्मोन आया जैसे स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिजोल हार्मोन मेंटेन करता है, वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो शुगर भी उसी की वजह से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स बन जाते हैं जो स्टोर, शरीर यूज नहीं करती तो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह टाइप के शुगर है, जैसे कि सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर और नेचुरल शुगर। तो अगर आपको खाने में शुगर को मेंटेन करना है तो आपको सिंपल शुगर मतलब क्या, जो ब्लड शुगर होता है। फ्रुक्टोज मतलब क्या, जो फलों से मिलता है, जो मीडियम जी और लो जीआई में आता है, जो आप फल खा सकते हैं। पर सभी फल सबके लिए सुटेबल नहीं है उसमें भी, क्योंकि जैसे अगर आप बोले कि आप सीताफल खा रहे हैं ना, अगर तो सीताफल में बहुत, चीकू खा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज। अगर आप राइप मैंगो खा रहे हैं या आप राइप बनाना खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पका हुआ है, वो अगर खाएंगे तो ज्यादा ग्लूकोज देगा आपको। वेरएज अगर आप एप्पल खा रहे हैं या जो कम स्वीटनेस देने वाले फल खा रहे हैं, तो आपको वो कम स्वीटनेस देगा, तो वो फ्रुक्टोस ही है जो फलों से मिलता है। फिर गैलेक्टोस, गैलेक्टोस मतलब लैक्टोस बोल सकते हैं उसको दूसरी सी भाषा में, जो दूध से मिलता है। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि लैक्टोज टॉलरेंस लोग रहते हैं, मतलब क्या, जिनको दूध हजम नहीं होता, क्योंकि उसमें से अभी आपको बहुत सारी चीजें, स्पेशली बच्चों में ये होता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लूज मोशंस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पाते वो चीज को। फिर सुक्रोज होता है जो टेबल शुगर, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ बोलते ना, नॉर्मल शुगर को किया हुआ रहता है। टेबल शुगर मतलब शुगर कैन, गन्ने का जूस से बनता है, जो शुगर के जो अपने क्यूब बनते हैं, तो ये शुगर होता है। तो बहुत सारे टाइप के शुगर होते हैं, तो हमें कौन सा शुगर लेना है? अगर आपको मीठा खाने की अगर इच्छा हुई तो आपको कौन सा शुगर लेना है, ये भी आपके पास हेल्दी ऑप्शन होना जरूरी है। जैसे कि आप खड़ी शक्कर ले सकते हैं, जिसको रॉ रॉ शुगर भी बोला जाता है। खड़ी शक्कर है ना, जो शंकर, भगवान शंकर को पसंद है ना, उसको चढ़ाएंगे तो भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। तो वो शुगर लाके आप पीस करके रख सकते हैं, और सस्ती भी आ जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो शुगर हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा स्फटिक है। स्फटिक मतलब स्कूल में सिखाया था, स्फटिक मतलब चमकदार। तो ये चमक किस चीज की वजह से आती है? फास्फोरस की वजह से आती है। फास्फोरस नाम का केमिकल स्कूल में पढ़ाया था कि फास्फोरस नाम का केमिकल आप जिस चीज पे लगा तो वो चमकना चालू कर दे। उसका उसका नेचर ही चमकीला होता है, वो सब ब्राइट अंधेरे में चमकता है। तो वो अगर लगा देंगे तो वो चमकीले हो जाते हैं। आप सोचिए, अगर आप रोज शुगर खा रहे किस चीज से, अभी आजकल तो कुछ भी बनता है तो शुगर डलती है, प्रोसेस फूड बनता है तो शुगर डलती है, पोहा बनता है तो शुगर डलती है, बहुत सारे लोग कुछ भी दाल खिचड़ी में शुगर डालते हैं, किधर भी शुगर डाल देते हैं। तो शुगर डालना गलत है। आपको खाना ही है तो आप रॉ रॉ शुगर खा सकते हैं। फिर आप राइन्स खा सकते हैं मनुका, ड्राई फ्रूट्स में, या डेट्स खा सकते हैं मीठे में, या जैगरी खा सकते हैं, अच्छी वाली ऑर्गेनिक जैगरी मिलते हैं आजकल, उसमें भी भेजे तो वो आप इस्तेमाल करें। कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है तो उसको भी लिमिट वर्जन में खाना है। तो अभी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि शुगर होने में बहुत सारे टाइप्स है। अभी सबसे पहले तो क्रेविंग होती क्यों है ना, क्रेविंग होती क्यों है? हमें बहुत टाइप, अलग अलग टाइप की क्रेविंग होती है। जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा जंक फूड में, मुझे इतना ज्यादा जंक फूड में कुछ पसंद नहीं था, जैसे कि पिज्जा बर्गर, ये सारी चीजें मुझे तो समझ में नहीं था ये लोग खाते कैसे, उसको बांस कैसा आता है, ऐसा जैसे खराब हो गई ये चीज ऐसे वो लगता है।
बट मुझे पानी पूरी बहुत पसंद होती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं बीमार पड़ूंगी तो डॉक्टर के पास नहीं, मुझे पानी पूरी वाले के पास लेके चलो, मैं एक दो प्लेट खा लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं ठीक होती भी थी। आप मानोगे नहीं। आप मैं जब मैं छोटी, मतलब 12 13 15 साल की थी, तब मैं डॉक्टर से बहुत ज्यादा, वो इंजेक्शन के नाम से ही मैं ठीक हो गई, मैं उधर ही ठीक होगी। मुझे पसीने छूटते थे तो मैं मम्मी को बोलती इधर नहीं, मेरे को उधर लेके चल। और मैं जाके फिर वो बोलते ना साइकोलॉजिकली, साइकोसोमेटिक बीमारी रहती थी मुझे। साइकोसोमेटिक मतलब आधी बीमारी तो आपके दिमाग में बैठी रहती, तो वो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है तो पानी पूरी खाने को मन कर रहा है तो वो बीमार हूं मैं। तो ऐसा कुछ तो होता था। तो कुछ हमें फूड क्रेविंग वाली भी हमें चीजें होती है। वो क्यों होती है, वो आज थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि हमें फूड क्रेविंग्स क्यों होती है। कि हमें जैसे कि चॉकलेट खाने को कभी मन करता है ना, किसी को चॉकलेट खाने को मन करता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में मैग्नीशियम, आयरन, या ये दो चीजों, दो से तीन ऐसे कोई चीजें हैं, उनकी क्रेविंग, उसकी डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि मैंने कहीं तो पढ़ा था कि पर्टिकुलरली किसी को पूछते हैं कि मुझे ये कलर पसंद है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो ये कलर पसंद है, तो जिसको जो कलर पसंद होता है ना, उसका मतलब उसके शरीर में वो कलर की डेफिशिएंसी है, वो चीज की डेफिशिएंसी है। तो जो चीज पसंद है ना, मतलब उसकी डेफिशिएंसी है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे कौन सा कलर पसंद है, तो मुझे ऐसा कोई कलर पसंद ही नहीं है, मुझे सब कलर अच्छे लगते हैं। तो ऐसा जब आ जाएगा आपकी जिंदगी में तो आप सही जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि यही मेरा चॉइस है, यही मुझे करना है, तो डेफिनेटली आप किसी न कहीं डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। तो मैं फटाफट जाऊंगी थोड़ा, क्योंकि हमें अगले 15 मिनट में हमें टेस्टिमनी लेनी है। तो स्वीट्स जब भी खाने को मन करता है, तो ये स्वीट्स हमारे बॉडी में जब क्रोमियम नाम की मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, ये ट्रेस मिनरल है, ट्रेस मतलब बहुत ही बहुत नैनो परसेंट में इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर ये डेफिशिएट डेफिशिएट हो गया, आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा स्वीट खाने को मन करता है। अभी अभी गणपति पापा चले गए, क्या गणपति पापा ने मोदक खाए थे क्या? खाए थे गणपति पापा ने मोदक? तो कौन सा पापा ने खाया हो आप देख लो। अभी तो दिवाली आएगी, तो दिवाली में बहुत सारा फलार बनेगा, है ना, बहुत सारे चकली लाडू पता नहीं किधर किधर के कुछ कुछ बनेंगे। तो पता नहीं कौन से भगवान बोलेंगे कि आप अपना सेहत खराब करके मुझे ये नैवेद्य बना दो। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो चीजें आप घर पे बनाओगे ना, शुगर इंटेक आपके बॉडी को ज्यादा हानिकारक है। तो आपको ये चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वीट क्रोमियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और विटामिन बी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आप आपकी कैटेगरी ढूंढो कि आपको कौन सी चीज का क्रेविंग हो रहा है। जैसे मैंने बोला, मुझे क्रंची फूड्स, अगर किसी को स्पाइसी फूड मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको बोलूँ ना, मैं 9 10 साल पहले अगर आप मुझे देखते तो मेरे थाली में आपको मिर्ची दिखती, मिर्ची के अलावा मैं कुछ खाती ही नहीं थी। मतलब मेरे जबान को कुछ टेस्ट ही नहीं समझ में आता है। और गलती से किसने मुझे, एक बार गलती से पानीपुरी वाले ने मुझे मीठा पानीपुरी लास्ट में खिला दिया, मैंने उसको इतना गाली दिया, बोले तेरे दिमाग है क्या तेरे को, इतना पेट मेरा वेस्ट गया ना, इतना मैंने पानीपुरी खाया, एक पानी से मेरा पूरा मेहनत खराब हो गया। तो ये मेरा होता था, तो मुझे बहुत चिढ़ आती थी जब मैं मीठा कुछ देखती थी। तो मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तो स्पाइसी फूड जिसको पसंद होता है, उसमें विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर मैग्नीशियम और कैप्सियन नाम की एक मिनरल्स होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है स्पाइसी फूड में। जिसको क्रंची खाना पसंद है, ऑयली खाना पसंद है ना, चटपटा खाना पसंद है, नमकीन खाना पसंद है, थाली में कुछ तो चाहिए, कुछ तला हुआ बना है, बीवी को बोलते हैं क्या ऐसा रुका सूखा जेल वाला खाना बना है। तो जिनको ये होता है ना, उनको फाइबर की डिफिशियंसी है, उसको मैग्नीशियम, तो आप देखिए मैग्नीशियम ये कॉमन है सब जगह पे। मैग्नीशियम ये चीज कॉमन है। सिलिकॉन की डिफिशियंसी आती है, जिसको भी सॉल्टी या क्रंची चीजें, जिसको सॉल्टी ज्यादा खाने को मन करे, बिना मतलब के नमक चटकाता है ना, बिना मतलब के। ये मेरी एक छोटी बहन थी, उसको बहुत आदत है, वो इसे घूमते हुए थे, नमक की बर्नी में हाथ डाल के मुंह में लगाती थी नमक। ऐसे बोला नमक कौन खाता है, बोला ऐसा कुछ अलग अलग तरीके की चीजें होती थी। तो उसके में अगर नमकीन चीज की डेफिशिएंसी, तो उसमें सोडियम की डेफिशिएंसी है। और नमकीन चीजें खाने वाले लोगों में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होता है। कार्बोरेट नाम की जो ड्रिंक्स हम लेते हैं, जैसे कि सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें बहुत ज्यादा सोडा क्रिएट होता है, जैसे चरचर चरचर आप पीने के बाद डकार आता है ना, पीने के बाद डकार आता है, फिर आहा ऐसे फीलिंग आता है, आहा बहुत अच्छा लगा, एक डकार आया, बर्फ आया तो हो गया अच्छा। तो वो किस चीज की वजह से होता है? ये कार्बोनेट नाम का जो ये होता है, कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है।
मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है जब आपको सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजें पीने को मन करता है। और जब जिसको बिना मतलब के आइस खाने को मन करता है ना, मुंह में जाके आइस खड़खड़ खड़खड़ ऐसे तोड़ के, ये प्रेगनेंसी में होता है कि पता नहीं किसको देखा रहेगा, तो मैंने बहुत सारे लेडीज ना बिना मतलब के बर्फ तोड़ के खाते थे। ऐसा बाप रे, बोला ये जो तेरा दांत रहेगा क्या बात में, इतना तुम आइस तोड़ के खा रही हो। आइस तोड़ के खा रही हूँ, मेरी बच्ची यहाँ से परेशान कर रही है, तो आइस तोड़ के खा रही हूँ, तो इसका मतलब उसमें आयरन डेफिशिएंसी है, उसमें जिंक डेफिशिएंसी है, उसमें ऐसे कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। तो होता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को समझेंगे, आपके थाली में रखेंगे सही तरीके से, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होंगी। तो अभी जब हम, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जब भी होती है ना, आपको तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या होता है, तो वाइस वर्सा आप समझ लीजिए कि कभी, स्पेशली अभी आज स्वीट स्वीट की बात हो रही है, मीठा मीठे की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो भी डायबिटीज वाले लोग हैं, जो भी वाले लोग हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है कि क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। राइट। तो आगे जाते हैं हमारे, अभी जब हमारा पैनक्रिया की बात कर रही थी, तो हमारे पैनक्रिया के अंदर है ना कुछ ऐसे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा होता है, और पीपी सेल्स मतलब जो पैनक्रिया को बाइल गैस को तैयार करने के लिए मदद करता है। ये मेन चीज होते हैं आपके, आपको कौन सा डायबिटीज टाइप देना है, डायबिटीज टाइप 1 देना है या डायबिटीज टाइप 2 देना है। तो अगर ये जैसे कि बीटा सेल्स काम क्या करता है, इंसुलिन प्राइम करती है, फिर ग्लूकोज को आगे पहुंच, और डेल्टा क्या करता है, प्रोड्यूस किए हुए जो ग्लूकोज को सही जगह पे डिवाइड करना। तो हर एक का अपना अपना काम है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको बहुत सारे सही तरीके के लाइफस्टाइल में जाना है। तो अभी इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल है। आपको आपके शरीर के हिसाब से, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अगर डायबिटीज आ रहा है, जैसे कि किसी का जेनेटिकली डायबिटीज है पेरेंट में, तो उनको उनका बीएमआर में चेक करना है। बीएमआर अगर सही है आपका, बॉडी का कैलोरी इनटेक करने का रेशियो कितनी जरूरत है, अगर मेरे पास हाथ में 500 ml का ग्लास है, तो उसमें 500 ml का ही पानी भरेगा, उससे ज्यादा नहीं भरेगा। तो उसको में ध्यान रखना है उसमें अंदर आप कितना मटेरियल डालने वाले हो। तो अगर मेरा खाने में अगर आप एडिक्वेट लेवल के न्यूट्रिएंट डाल रहे हो, न्यूट्रिएंट कौन से, आप सही तरीके से फाइबर ले रहे हो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए और रेगुलर करने के लिए हमारा फाइबर है ना, वीआईपी का काम करता है। वीआईपी मतलब जैसे आपने देखा रहेगा, कोई अगर प्रधानमंत्री आपके एरिया से जाता है, तो 2-3 दिन पहले ही वो रास्ता साफ करते हैं, है ना, बराबर से जगह बनाते हैं, तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है आपके बॉडी को। अगर आप पहले प्लेट 1 अगर थाली में फाइबर खाते हैं, जिससे क्या होता है, अगर बाई चांस आपके थाली खाने में कुछ हाई जीआई वाला फूड जा भी जाता है, तो उसको वो बैलेंस कर लेता है, वो शुगर उतना ही बनाता है जरूरत के हिसाब से। इसलिए आपके डाइट में फाइबर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप दिन भर में पानी का इंटेक बहुत अच्छे तरीके से करना है, कितना, 20 kg के लिए 1 लीटर पानी, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर आप पानी सही तरीके से नहीं लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपके शरीर में जो भी आप बोलते ना अनवांटेड चीजें बन रही है, वो बॉडी बाहर नहीं निकालेगा, वो डिटॉक्स नहीं करने वाला है। तो आपके बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होनी बहुत जरूरी है, जो नहीं चाहिए वो किडनी फिल्टरिंग से निकलना बहुत जरूरी होता है। फिर डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज कितना जरूरी है, आपके सेल्स में ऑक्सीजन जाना जरूरी होता है। एक्सरसाइज का मतलब वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज नहीं होता है। 80% आप अगर आप कैलोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी तो शायद वजन कम होगा, बट वो टेम्पररी रहेगा। अगर आप वर्कआउट के बाद सही तरीके से सही मायने में न्यूट्रिशन नहीं दे रहे आप शरीर को, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल मोड में नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का अच्छे से वेट लॉस होने के बाद, जिम वगैरह करने के बाद, फिर वजन भी अच्छे से कम करते हैं, वो सस्टेन नहीं करते, क्योंकि फिर कपल ऑफ मंथ के बाद वापस से वो बाउंस बैक करते हैं और दुगने तरीके में। लेकिन अगर आप सही तरीके से कैलोरी के हिसाब से, अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से करेंगे, तो आपको सही मायने में रिजल्ट मिल जाता है। तो ये होता है हमारे तरफ जब हम अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी क्या बताती है,
कि हमें 40% गुड कार्ब्स चाहिए, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स, जो शरीर को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो, धीरे धीरे उसकी ग्लूकोज बने, जिसको कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते हैं। फिर 30% प्रोटीन चाहिए, मतलब अगर मेरा वजन 70 kg है, तो मुझे 70 kg के हिसाब से कम 90 से 100 ग्राम मुझे प्रोटीन की जरूरत है, अगर मेरी फिजिकल एक्टिविटी है। फिर उसके बाद मुझे फैट चाहिए 30%, क्योंकि हमारे कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो सेल को लेने के लिए या खून में डाइल्यूट होने या शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए एसेंशियल फैट की जरूरत होती है, वो पानी में नहीं घुलते, वो फैट में घुलते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें अगर आप देना चालू करेंगे, सही तरीके से वर्कआउट करेंगे, सही तरीके से नींद नींद ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब सब सारी चीजें ठीक ठाक कर रहे हैं और 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जा सकते हैं। आपका नेचुरली मेटाबॉलिज्म, जो कैलोरी बर्निंग स्पीड रहता है शरीर का, है ना, अभी ये क्या होता है कैलोरी बर्निंग स्पीड, मतलब क्या, कि किसी का इंजन गाड़ी का छोटा रहता है, वो ज्यादा कितनी रेस करने के बाद वो ज्यादा भागेगी नहीं। और कोई BMW गाड़ी होती है जो उसको एक रेस मारा तो किधर चली जाती है, तो एग्जैक्टली वैसा रहता है। तो किसी का मेटाबॉलिक रेट अगर पुअर रहेगा, तो वो हाई कैलोरी फूड खाएंगे तो फटक से वजन उनका गेन हो सकता है। तो आपके शरीर को समझ के करना जरूरी होता है ये सारी चीजें। नींद अच्छे से लेना जरूरी होता है, पानी अच्छे से लीजिए, एक्सरसाइज डेली करिए। और अगर हम लोग रात का जो खाना होते हैं ना, स्पेशली रात का, ये ज्यादा से ज्यादा बीमारी जो अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आ रहे हैं, कैंसर है, बीपी है, जो भी है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपका रात का खाना लेट टाइम हो रहा है, या हाई कैलोरी वाला हो रहा है, हाई इंसुलिन वाला हो रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हमारी शरीर की BMR ये हमारे शरीर सूरज के टेम्परेचर के ऊपर चलती है। अगर तेज रोशनी है तो तेज मतलब हाई जीए खाना चाहिए, तो दोपहर में खाना खाना जरूरी होता है। और रात और दिन में आपको लो जीए वाला खाना। तो हमारे जो न्यूट्रिशन शेक है, हमारा जो फ्यूल है, जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और हमारा रात का जो रिकवरी फ्यूल है, वो हमारा न्यूट्रिशियस होना जरूरी होता है। आपका डाइट, आप जल्दी से जल्दी आपको शेक लेना है, माइंडफुल ईटिंग करना है आपको। अगर आप रात को लेट खाने का सोच भी रहे, तो आपको 6 बजे के पहले खाना है। अगर कुछ समय रीजन आपको खाने को मन, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन है घर में, हो सकता है कभी कभार, ठीक है। बट अगर हो भी रहा है, तो आपको आपको ध्यान देना है कि आप एक वेट लॉस जर्नी में है। और अगर आप अच्छे से हमारे मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक SMS प्रोग्राम जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं कि शेक मिल शेक या सेहतमंद सेहत के फॉर्मूला के ऊपर हम बहुत बढ़िया रिजल्ट जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज के दिक्कतें थी और उन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया और उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो मैं यहाँ पे जो भी कोई रिलेट कर रहा है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप हम उनसे बात करेंगे। शायद आपके टेस्टिमोनी से, आपके अनुभव से लोगों को डिसीजन लेने में, या उनके आपके कोई घर में या आपके आस पड़ोस में किसी को ये दिक्कत है, उनको आप गाइड कर पाओ। राइट, तो कोई है रहेगा यहाँ पे जिनको ये दिक्कतें थे, अभी उनका ग्लूकोज लेवल सही मायने में रेगुलर हो रहा है? यस, रविंद्र सर है। और कोई है? कमलेश पांडे जी कमलेश आपका? पांडे का हैंड रेस है मैडम। यस, कमलेश पांडे जी है, यस मुझे पता है। फिर उसके बाद रविंद्र सर है। और कौन है यहाँ पे, मैं देखना चाहूंगी। रविंद्र सर, चंद्रकांत सर, आपका, आपको डायबिटीज था पहले, नहीं ना? नहीं, ओके ग्रेट। और कोई है यहाँ पे? निर्भय जी। और किसी को कुछ सवाल भी रहेंगे, आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे रविंद्र सर से। तो रविंद्र सर इधर चलिए। यस, अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को। जी मैम। जी। नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है ना, क्यों थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, रोड वाली सेक्टर में लाइट नहीं है, इसीलिए अंधेरा, दोनों बात नहीं मोबाइल दो सर, फैन कोई में बात लगा के। नहीं, कोई हाँ, बात दोनों नहीं, मोबाइल समझा। दो, हाँ इसीलिए। मेरा नाम रविंद्र भगत है। मैं नावरे कलमबुली से बिलोंग करता हूँ। इस गुड कम्युनिटी में मेरे को जुड़ के जो है ना, मैंने 22 जनवरी, सॉरी 9 जनवरी 2022 को मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले जो है ना, मेरे को जो है ना काम की ट्रेस की वजह से, मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ। जो मेरे को लॉकडाउन में जो है ना, ये शुगर का प्रॉब्लम आया था।
तो जिस टाइम में सब गांव चले गए थे, हम लोग 9-10 स्टाफ के ग्रुप थे हमारे ऑफिस में, सिर्फ हम लोग 2 आदमी रहे थे, बाकी सब का सब गांव चले गए थे। तो टोटल काम जो हम लोग थे ना, 10 आदमी के काम हम लोग सिर्फ 2 आदमी करते थे। और हम क्या थे, एक लॉजिस्टिक में थे, हमारे पूरा हैंडल करना पड़ता था। हम लोग सुबह लेके 4 बजे 5 बजे सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक कोई टाइमिंग नहीं था मेरा उठना, डाटा एंट्री करना, जो भी एक कंपनी का जो था पूरा सिस्टम, ऑलरेडी ऑनलाइन काम था सिस्टम पे, उस सिस्टम में काम करते। काम का ही ड्राइवर जो हमारे जो जो प्रॉब्लम था, उसी के बीच में जो है ना मेरे को शुगर का प्रॉब्लम आया। उसी टाइम 2020 में ही लॉकडाउन, उससे पहले मेरे को शुगर का प्रॉब्लम था। शुगर का प्रॉब्लम क्यों आया? एक काम का टेस्ट, खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं, कब खाना है कब नहीं खाना है, कब सोना, नींद भी प्रॉपर नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटा मेरा रात का नींद होता था ओनली। 2-3 महीना जो अपना जो लॉकडाउन जब तक था, उस बीच में। तो वही बीच में मेरे को ट्रैप आया, जैसे मेरे को वो भी शुगर कैसे मालूम पड़ा मेरे को इसी बीच में जो है ना, मेरे को थोड़ा सा पाँव में चोट लग गया, घाव हो गया था। तो घाव मैंने डॉक्टर से जब दिखाया ना, तो उतना भी दवा दे रहा था तो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसी बीच में जो है ना, डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, शुगर एक बार चेक कर लो, हो सकता है उसकी वजह से भी आपको। कभी कभी केयर कीजिए, अगर किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज घाव हो गया कुछ हो गया ना, तो जल्दी नहीं ठीक होता है। जब तक आपका शुगर शुगर का लेवल आपका नॉर्मल नहीं होगा ना, तब तक आपका घाव जो है ना, कोई भी चीज आपका नॉर्मल नहीं होगा। तो उस टाइम में जब हमने चेक करवाया तो हमको शुगर मिला, वो भी शुगर कितना निकला, 265। 265 शुगर निकला मेरे को उस टाइम में। फिर मेरे को जो है ना, फिर दवा उस टाइम में हमारा एक उसका हम कोई गुड कम्युनिटी का हम कुछ भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में। जो है ना, फिर हमने दवा खाए, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद जो है ना, फिर हमारा मीन्स घाव भी ठीक हुआ। फिर हम लोग दवा खा के एकदम ठीक, मीन्स 2 टाइम दवा लेते थे, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ठीक है, तो वो मैंने लेकर उसके बाद जो है ना, मेरा जो चलते जैसे हमारे कम्युनिटी में मुलाकात हुआ, जैसे हमारे कोचेज ने हमको बताया, जैसे है हमने 20-80 का जैसे फार्मूला आपको कोचेज ने गाइड किया। जैसे सुबह का ब्रेक, फ्यूल, लंच, जो हमारे जो कोचेज जैसे हम गाइड किया। हमारा जो पहले क्या था, हमारा गुड हैबिट जो था बैड हैबिट था हमारे, मीन कोई टाइम ही नहीं था हमारे कि एक्सरसाइज क्या होता है। नॉल हेल्थ के मामले में जो हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था, एकदम जीरो, 0% था हेल्थ के बारे में नॉलेज, कि क्या खाना नहीं खाना कोई भी नॉलेज नहीं था। हमारे घर में उस टाइम में भी जो है ना, नॉन वेज जो है ना, हम नॉन वेज खाते थे, तो उस टाइम में भी हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन नॉन वेज बनता ही था। तो थैंक यू, लाइट भी आ गया। तो 3 से 4 दिन जो है ना, नॉन वेज बनता ही था। तो क्या क्या खाने पीने का कुछ नहीं था, थके हुए आते थे, मैडम क्या बनाओ, ये बना दो, यही होता था। अभी आज जब हमने 3 महीने के अंदर मैंने हमारा शुगर लेवल जो है ना, मैंने रिकवर किया 3 महीने के अंदर। जैसे एकदम नॉर्मल आ गए। नॉर्मल होने के बाद जो है ना, फिर हमने डॉक्टर से चेक करवाए, जो हमारे कभी भी हमारे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हम ये छोड़ सकते हैं क्या, ये मेडिसिन रिपोर्ट होने के बाद। उसने किया, तभी से लेकर आज तक मैं कोई भी दवा नहीं ले रहा हूँ शुगर का, कोई भी टैबलेट नहीं ले रहा हूँ डायबिटीज का। क्यों? हमने जो हमारा जो बैड हैबिट था, उसको मैंने छोड़ के गुड हैबिट में चेंज किया। अभी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अभी मैं थोड़ा एक एक्सपीरियंस बता, वही अभी मंडे, इसी मंडे को मैंने गोवा गया था। अब गोवा जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, लोग गोवा का नाम सुनते ही क्या समझता है, अरे एंजॉय करने के लिए गया, खाने पीने के लिए गया, इसी का होता है। गोवा ना पॉइंट ही ऐसा है कि गोवा का नाम सुनते ही आदमी को दिमाग में वो आ जाता है। मगर मेरा वही था, थिंकिंग वही था। मैंने यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट जो हमारा अच्छी है वो ले गया। और मैं दोपहर को डेली लंच के टाइम में मैंने दाल खिचड़ी खाता था। हमारे सेठ, हमारे जो हम साथ में गए थे, बाई रोड गए थे, वो खाते थे और हम नहीं खाते थे। हम सलाद और दाल खिचड़ी खाते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो माइंडसेट वो होता है। आपको वही सीखना है कि अपने हेल्थ के लिए आप कितना, आप अपने ऊपर सीरियस हो, कितना आप डिपेंड हो। आप हमारे लिए, हमारे कोचेज लोग क्या बताते हैं कि आप एक गवर्नमेंट के लिए जो होने का आप नंबर हो। आज हमारा कल कुछ हो गया ना, तो गवर्नमेंट को कॉपी या डायरी में या लैपटॉप में या जहाँ भी सिस्टम में हो जाएगा, ये आदमी एक कम हो गया। मगर आप फैमिली के लिए एक आप लाइफ हो, फैमिली के लिए आप एक सबसे बड़ी लाइफ हो। आपको एक केयर करना है कि आप अपनी लिए नहीं, तो खुद फैमिली के लिए आप केयर करो, बस ये। थैंक यू मैम। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है सर आपका। तो आपने हमारा जो राइट फ्यूल है उसको लिया, और आपके जो ग्लूकोज, आपके जो शरीर की रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट किया। तो क्या मानते हो कि आपको ये जो न्यूट्रिशन है, वो कितना दिन तक लेना पड़ेगा, कितना दिन तक लेना है आपको? देखिए,
हम तो यही सबको बताएंगे कि अगर आपको न्यूट्रिशन जो है लाइफ टाइम जब तक आप हैं धरती पे तब तक आप लीजिए। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट, आज मैं खुद अगर मैं, डॉक्टर लोग अभी क्या बोलते हैं कि कभी भी जाइए कभी सुनिए, डॉक्टर लोग क्या बोला कि आपका एक बार अगर टैबलेट चालू हो गया शुगर का तो आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप अपना हैबिट चेंज कीजिए, अपना खान पान चेंज कीजिए, बॉडी को जो है फ्यूल जो है ना न्यूट्रिशन एकदम जरूरी है, तो वो जरूरी है। और मैं ऐसा पर्सन हूँ, मेरे को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से लेकर आज तक मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया हूँ। और आज भी मैं, मेरा कभी भी आप चेकअप करो, मैं हर 2 महीने 3 महीने में चेकअप करता हूँ एकदम नॉर्मल। क्यों? मैंने हैबिट से फर्स्ट प्लस तो मैंने अपना हैबिट चेंज किया, खान पान चेंज किया, कितना देर सोना चाहिए कितना नहीं सोना वो चेंज किया। सही है, सही है। चलिए बढ़िया है सर, ऐसे हेल्दी रहिए आप। और कितने सारे लोगों को आपने मदद की आपके जैसे चैलेंज को बाहर निकलने के लिए। हमारे वजह से हमें बहुत सारे नॉलेज को मदद की है। अभी हमारे सामने हमारे सर कमलेश पांडे सर हैं, वो सामने हम हैं, उनको भी हमने हेल्प की है, उनको भी बहुत। आपके इसके इसके से आप खुद इसके जुबान पे सुनिए इसको क्या प्रॉब्लम था। इनके ऑफिस में हमने गए थे, एक नॉर्मल सा खाली से टॉपिक बताता हूँ सर का। इस ऑफिस में हम गए थे, इसके एक टेबल पर बैठे हुए थे, इसके टेबल पर बैठे हुए थे, इसके पेन जो है ना, पेन इसके टेबल से नीचे गिर गया, वो पेन उठा नहीं पा रहा था। इसका हेल्थ का चैलेंज इतना था, शुगर इनके मुंह से खुद सुनेंगे इसको कितना शुगर था। वैसे मैं उनके इसको, मुंह से ही सुनूंगी। सो हाँ। डेफिनेटली वो उनकी जुबानी उनकी स्टोरी बहुत बढ़िया लगेगी अनुभव। तो थैंक यू सो मच रविंद्र सर, आपने जो कमलेश जी की मदद की है, और आप डेफिनेटली वो आपको थैंक यू बोल के जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कमलेश जी आप इसके बारे में। नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। जी बोलिए। हमारा क्या चैलेंज बहुत था पहले। मुझे 2017 में एक बीमारी थी जो WBC बोलते हैं, वो हमारा जो 12,000 होता तो 30,000 हो जाता था। जो शरीर में उसका लिमिटेशन 12,000 तो 30,000 पहुंचता था। अच्छा। तो उसका सिर्फ एक छोटा सा कारण था मेरे शरीर में कि हम और एक हमारे महाराष्ट्र दोस्त संतोष घेगड़े करके थे, वो गए थे गुजरात। गुजरात से जब रिटर्न आ रहे थे तो रास्ते में एक रूट पड़ता है दमन। तो बोले हमसे, बोले चलो दमन में चलते, एक पैक मार देते पांडे जी। हम वहां पे गए, एक क्वार्टर लिए। और एक पैक जब मेरे पास आया तो बोले डुप्लीकेट है, एक पैक तो मार दिया। उन्होंने पूरा वो एक क्वार्टर उन्होंने खत्म कर दिया। दोनों जन आए घर पे कलम्बोली दमन से। दमन से आने के बाद क्या हुआ, क्या होता है कि रात को मेरी तबीयत खराब हो जाती है 1 बजे रात को। तो मैं स्वयं ड्राइव करके आया था। और घेगड़े साहब तो उनका भी तबीयत खराब हो गया, उनका क्या शरीर में सूजन आ गया। और मेरा जो सर फटने लगा। मैं अपने मैडम से बोला कि मैडम अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, और चलते हैं, मेरा अब ये लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस निकाला हूं, चलो देखते हैं। तो मैडम अपना कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के मैं गया पेट्रोल पंप पे, कलम्बोले सर्कल पेट्रोल पंप पे। डीजल भराने के बाद क्या हुआ कि डीजल तो भरा लिया, मुझे मालूम डीजल मैं भरा रहा हूँ। और मैं पहुंचा लाइफ लाइन पनवेल डिपो के सामने, वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद पता चला कि वहां पे ICI हेल्थ इंश्योरेंस जो था उसका कैंसिल हो गया। तो बगल में एक पेनेसिया पेनेसिया वहां पे आया, पेनेसिया उसमें पता चला कि ICICI का हेल्थ कार्ड है ही नहीं उसमें। लेकिन बात करते करते काउंटर में बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद दूसरे दिन मुझे होश आया, मैं पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो लगातार कंटिन्यू में 6 महीने हॉस्पिटल में था, किसी तरीके से मैं ठीक हुआ। मतलब एक पैक की वजह से, एक पैक से ज्यादा नहीं लिया था। पता चलता था जब जब ये 12,000 से जब 30,000 पहुंचता था, लगता था मेरा शरीर फट जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से रिकवर करते करते हो गया। होने के बाद फिर आराम करने के बाद क्या हुआ कि मतलब शरीर तो एकदम स्वस्थ हो गया है। थोड़ा मोटापा भी बढ़ने लगा, उसके बाद मेरा मोटापा भी बढ़ने लगा। मतलब खा पी रहा हूँ, मोटापा बढ़ता रहेगा। अब मुझे एक सबसे बेकार बीमारी थी कि मैं कितना भी खाऊं, जब तक 2-3 वड़ा पाव नहीं खाता तब तक मेरी मेरे मुझे संतोष नहीं होता। मैं कुछ खाया ही नहीं, कितना भी अच्छा खाना खा, लेकिन वड़ा पाव तो खाना ही नहीं। तो फिर उसके बाद 2018 तक मैं थोड़ा तगड़ा ही स्पोर्ट हो गया, मतलब 105 107 kg का मेरा वजन हो गया। तो उस बीच में भी मैं क्या करता था, खाना खा, जब रात को खाना खाता था 9-10 बजे, मैं घूमने निकलता था। फिर रात को क्या मुझे वोमिट हो जाता था, जितना खाया था सब निकल जाता था। तो मैं बोला कि अभी क्या करते हैं कि हेल्थ में अपना थोड़ा हेल्थ चेकअप करा लूं। तो गया अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पे क्या होता है, जो मेरा चेक के डायबिटीज और चेक है, जो मेरा ये था BP था 110.200 था। 200.110। तो बोला इतनी इतनी में कैसे चल रहे हो, और जो शुगर था 560 था। तो वो डॉक्टर बोला तुम ऐसे कैसे चलो, इतने में तो बेड पे होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, थोड़ा मेहनत करते थे, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा था।
फिर उसके बाद वहां से आया तो दवा वाला लेके आया, तो रविंद्र जी एक दिन मिले, बोले कि पांडे जी चलो हम अपा साहब के यहाँ पे, वो हो सकता है आप एक्सरसाइज करें, हो सकता है आपका कुछ कम हो जाए। वहां पे हम गए तो अपा साहब ने गाइडेंस किया क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके पहले तो हम कुछ भी खाते थे, चाइनीज है, खाना खाने के बाद बड़ा पाव खा ले, समोसा खा ले, दुनिया भर का हाई कैलोरीज खाना खाते रहते थे जो भी है। अगर मैं खाना खा लिया हूँ, खा के आया हूँ, कोई मिल गया बोले पांडे जी चलो यार फिर खाना खाना है, फिर मैं जाके खाना खा लेता था, ऐसा भी था। तो जब हमको सही गाइडेंस मिला कैसे क्या खाना है कैसे करना है, फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करते हुए धीरे 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 1.5 साल तक के, अभी मुझे 1.5 साल तक एक्सरसाइज करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका शुगर लेवल एकदम कंप्लीट हो गया है। और कैसे कि उनको भी बताया कि भाई कि ये कैसे कैसे हुआ है, उनको पूरा बताया। हमारे हमारे जो कोच है हमको डाइटिंग का और क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में सही गाइडेंस देते। उसके लिए हम पहले ऐसा नहीं थी कि हमने तीखा खा लिया, करेला खा लिया, तो नीम का पत्ता खा लिया, उससे भी थोड़ी नहीं कम हो रहा था। लेकिन सही गाइडेंस की वजह से भाई हमको क्या खाना है, कितना कितने कैलोरी का हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, जब हमको ये ज्ञान हुआ तो उसके बाद से हमने जो, और हमारा क्या था कि हमको पार्टी देने वाले, डेली पर डे पार्टी देने वाले मिल जाते थे, भाई पांडे जी खाना खाना है, ये चलना है। अब देखियो मेरा एक तो है कि मैं पांडे हूँ, पंडित हूँ, हर जगह से निमंत्रण रहता है भाई, एक ब्राह्मण तो होना चाहिए घर पे। तो इसलिए हमको डेली निमंत्रण, तो सब कम करके, अब लेवल कम करके अभी एवरेज और शेक टाइम टू टाइम लेता हूँ। अभी जो हमारा जो अभी सब लोग 2 दिन पहले का जो मेरा शुगर लेवल है 80.120 है। मतलब खाना खाने से पहले पहले 80 और अभी खाना आपकी खाने के बाद 120। अभी उम्र क्या पूछ सकती हूँ मैं, आपका एज क्या है? उम्र हमारा एज ऐसे 52 है। 52। और हमारे घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, हमको छोड़ के, न हमारे बाप को, न पिताजी को, न माता जी को। तो अभी अभी आप हमारे माता जी भी हैं। तो अभी आपको भी नहीं है। चलिए, सही समय पे उनकी नेटवर्क चली गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, उनकी स्टोरी तो हमने सुनी ली। और कमली जी बोलते ना, भगवान ने उनको रुका के रखा था आपके अपना अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच कमली जी। अगर हमने हमारे साथ वापस से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हम वापस से उनसे बात करेंगे। तो देखा, ऐसे होता है कि जब आप सही मायने में आप खुद की सुनते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी भी भगवान सुनता है कि नहीं? अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो भगवान क्या बोलेगा, अरे मूर्ख, मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखाया था लेकिन तू चला नहीं वहां पे, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ होगा हमारे साथ। तो आपको क्या करना है, क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कहाँ जाना है, इनको नहीं पता क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला अभी जिंदगी भर, जैसे भी रविंद्र सर के डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि वो डॉक्टर की गलती नहीं, क्योंकि डॉक्टर को न्यूट्रिशन, जब वो डॉक्टरी पढ़ते हैं तो उनको न्यूट्रिशन के ऊपर 3 ही मार्क होता है, और बाकी सारे जो उनके जो डॉक्टरी के जो अभ्यास होते हैं उसमें उनको 97 मार्क्स रहते। तो वो सम्मान के लिए, मुझे अगर हार्ट सर्जन होना है तो मैं दिल का ही अभ्यास करूंगी ना। लेकिन सारे चीजों को बैलेंस करने के लिए जो चीज का मुझे अभ्यास करना था, खान पीन, क्योंकि मुंह से जो चीज अंदर जाएगी वही शरीर को बनाएगी, राइट? वो अगर नहीं पता होता है तो वो बेचारे डॉक्टर भी क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कमलेश जी ने जो बताया कि उन्होंने जो भी पार्टी एंजॉय किया, जो भी प्रोफेशन से, अलग अलग प्रोफेशन से अपने दायरे को अपने को समझना है। और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट था उनका। अभी एज ज्यादा नहीं था उनका, ऐसे लग रहा है आपको देख के, बट मुझे लग रहा है अभी आगे से उनकी एंटी एजिंग में चले जाने वाले हो, आने वाले कुछ महीनों में आप वापस से उनको सुनेंगे हम लोग, उनका कितना केजी का वेट लॉस हुआ है, बहुत सारी चीजें आगे वो क्या डिसीजन लेने वाले, कितने सारे फैमिली मेंबर्स को मदद करने वाले, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके रहने वाले हैं। तो और कोई इंटरेस्टेड है जिनको लग रहा है कि मुझे डायबिटीज है, अभी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के ऊपर आज के सेशन से मैं आगे, किसी को डायबिटीज अभी फिलहाल है? फिलहाल डायबिटीज किसको है किसी के घर में? वेरी गुड। चलिए, तो हम एक अच्छे से लाइफ जर्नी की तरफ, लोगों की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ रहेगा। किसी को अगर डाउट रहेगा तो आप पर्सनल लेवल पे अपने कोच से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन आज का अच्छा लगा है, कि आपको थोड़ा भी समझ में आया कि डायबिटीज होता क्यों है, किस चीज की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली आप आने वाले कुछ साल हेल्दी रहेंगे, लोगों को भी हेल्दी बनाएंगे और अपने खुद की भी सेहत का ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं पे हमारे सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगले हफ्ते वापस एक बढ़िया से वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के ऊपर आएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे सुबह के प्राइम कॉल पे आपको आना है।
आपको सुनना है, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं, बहुत सारे अनुभव हम लोग शेयर कर रहे हैं। और ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा सुनेंगे ना तो जिंदगी तो जिंगल वाला होने वाली है कि नहीं। तो यस, हम लोग टाटा बाय बाय सॉन्ग की तरफ जाएंगे। एक बढ़िया सा सॉन्ग प्ले करके हम लोग कॉल को एंड करते हैं। चलिए। One vision, one world. Nothing's gonna stop us now. I got this feeling life has only just begun. And now I'm stronger. Today I am the only one. It's my day to live and learn. I walk this way, I won't return. Whoa. And here is what we see. One vision.